हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं दोस्तों। द मुंडा एंड द ओरांव द छोटा नागपुर हु लाइव क्लोज एंड ईच अदर द शेयर मच ऑफ देयर कल्चरल लाइफ बिलोंग टू विच स्पीच ग्रुप रेस्पेक्टिवली। छोटा नागपुर के मुंडा और ओरांव के जो एक दूसरे में निकटवास करते हैं, अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, वो किस भाषी क्षेत्र के अंदर आते हैं? तो पहला जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑस्ट्रियन एंड ड्रेवियन स्पीच ग्रुप। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है नेग्रिटो एंड नॉर्डिक स्पीच ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, पंजाबी हरियाणी लैंग्वेज आती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पंजाबी और हरियाणवी। ठीक है, ये आपके कादर और अंडमान निकोबार में होता है। तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो आ रहा है मंगोडिड एंड द मेडिटेरियन स्पीच ग्रुप। ये आपके नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, जो कि आपके चाइना, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है। चाइना, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। और फोर्थ आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है वेस्टर्न बॉचिचेफल्स एंड द मंगोलियन लैंग्वेज स्पीच ग्रुप। इसमें क्या होता है, ब्रॉड, आपका जो सर का जो स्ट्रक्चर आता है वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है माथा वेस्टर्न बायशेफल्स में। ठीक है, तो 31 नंबर का जो ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन, वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैबिट्स एट द बेसिस ऑफ द कल्चर अप्रोच टू स्ट्रक्चर इन क्वालिटीज विद द फोकस ऑन द एम्बॉयमेंट ऑफ द कल्चर रिप्रेजेंटेशन इन ह्यूमन हैबिट्स एंड द रूटीन वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय। कह रहा है कि संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार पर हैबिट्स की अवधारणा, जिसमें मनुष्य की आदतें दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है, इसमें किससे प्रयोग किया गया? हैबिट्स। देखो, इसका जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है हैबिट्स। हैबिट्स की अवधारणा किसने दी थी? पियर बोदू ने। हैबिट्स की अवधारणा दी थी आपके पियर बोदू ने। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा पियर बोदू, जो कि इसकी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अपन देख लेते हैं, नॉर्बर्ट इलियास। ठीक है, इनका जो स्पेशलाइजेशन था वो था सिविलाइजिंग पे, सिविलाइजेशन इन डिसिविलाइजेशन पे। ठीक है, प्रोसेस पे। और जो आपका तीसरा ऑप्शन आ रहा है एंथोनी गिडिंग्स का, उनका था स्ट्रक्चरलिज्म, आपका संरचनाकरण। ठीक है, संरचनाकरण आ रहा था। एंड ये क्या कह रहे हैं कि इसका होलिस्टिक व्यू है, आपकी सोसाइटी का होलिस्टिक व्यू है, होलिस्टिक व्यू ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। एंड नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है रिचर्ड जैनकिन का। इन्होंने क्या कहा था? कर्निश, नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन। ये क्या, बिल्कुल क्या थे? पॉलिटिशियन थे। तो आपके जो हैबिट्स वाली रिलेटेड थ्योरी है वो दी थी आपके पियर व्यू में, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। 33 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस। ठीक है, पब्लिक सर्विलांस ने और जो प्राइवेट लाइव्स है, ये वाली बुक किसने लिखी है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है डेविड लियोन। इनका था सर्विलांस सोसाइटी। सर्विलांस सोसाइटी इनकी बुक का नाम था। दूसरा आपका है शोशाना जुफाक, द एज ऑफ द सर्विलियन कैपिटलिज्म। एंड जो थर्ड है मार्क्स, गैरिटी मार्क्स। इनका था प्रोटेस्ट एंड प्री जस्टिस। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सिविलांस का, वो आ रहा है जेम्स रूल का। ठीक है, 33 में जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है जेम्स रूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है उल्चिक बेक।
उल्चिक बेक ने रिस्क सोसाइटी की अवधारणा दी थी। ये आपको एज इट इज याद कर लेने हैं। रिस्क सोसाइटी उल्चिक बेक का है। जिंगमन बोमैन ने लिक्विड मॉडर्निटी दी थी, लिक्विड मॉडर्निटी, ठीक है। और जिसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है प्लास्टिक सस्टेनेबिलिटी, वो दी थी एंथोनी गिडिंग्स ने। 34 का जो राइट ऑप्शन आ रहा है एंथोनी गिडिंग्स। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिडाउ इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन विच इज फॉलोइंग, ठीक है। इस विषय पर अपने कार्य के लिए गोबिडाउ प्रसिद्ध है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आ रहा है एथनिसिटी, ठीक है। एथनिसिटी का जो टर्म यूज हुआ था वो ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के उसमें हुआ था बिन में, और इसके जो टर्म यूज किया वो किया था वार्नर एंड पॉल लुएंट ने, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है नस्लवाद, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। थर्ड आपका आ रहा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या कह रहा है? रिवेनस्टीन, जो माइग्रेशन यूज किया वो किया रिवेनस्टीन ने। ये इंग्लिश जियोग्राफर थे और इनकी जो बुक थी वो थी लॉ ऑफ माइग्रेशन। (1889) में, ठीक है। और जो जेंडर की बात थी वो थी अन्ना ओकले, ठीक है। तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेसिज्म। 36 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following traced the evolution of citizenship in 3 key stages of civil rights, political rights and social rights, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की? इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है T.H. मार्शल, ठीक है। मार्शल ने क्या कहा था? द राइट ऑफ वेलफेयर एंड अदर एसे। इनकी जो बुक थी वो थी द राइट ऑफ वेलफेयर अदर एसे, ठीक है। ये आपका है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो T.H. मार्शल आ रहा है। इसका दूसरा ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। गॉर्डन मार्शल ने क्या कहा था? रीपॉइजनिंग क्लास, सोशल इनक्वालिटी एंड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने सोशल इनक्वालिटी की बात की है, ध्यान रखना। की बात करी है। आपका जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है R.J. मार्शल, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी है। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो आ रहा है मार्टिन मार्शल। इन्होंने कहा मेजरिंग जनरल प्रैक्टिस, ठीक है। देखो, नागरिक अधिकारों के बारे में जितने भी बात करी कि राइट के राजनीतिक अधिकार हो, आपके नागरिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, ये आपके वेलफेयर में आते हैं, सामाजिक कल्याण में आते हैं, जो कि T.H. मार्शल ने बुक लिखी है। इसका राइट ऑप्शन आएगा T.H. मार्शल, जिसमें कि संविधान से रिलेवेंट जितने भी अधिकार आपको प्राप्त हैं, व्यक्ति को प्राप्त हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। Who among the following has divided globalization into 2 camps, the optimist and the pessimist, ठीक है। वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 पार्ट में किसने डिवाइड किया? तो पहला आपका जो ऑप्शन आ रहा है एंथोनी गिडिंग्स। ये तो आप सब जानते हैं कि एंथोनी गिडिंग्स ने ग्लोबलाइजेशन के लिए काफ़ी सब कुछ चीज़ें बताई आपको, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। इसके लिए उन्होंने डिस्टेंस और टाइम 2 थ्योरी बताई थी। डिस्टेंस एंड टाइम बताया था, को सीमित करने का प्रयास किया जो संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। दूसरा आपका है माइक और डोलान। ये इसका राइट ऑप्शन आ रहा है कि आशावादी और निराशावादी 2 खेबों में डाला है। तीसरा आपका था एमुअल वालस्टीन। इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। और चौथा आपका ऑप्शन है जॉर्ज रिस्डल। इन्होंने मैकडोनाल्ड की थ्योरी दी थी। ध्यान रखना, ये जितने भी मैकडोनाल्ड में आप जाते हो पार्टी करने, इन्होंने मैकडोनाल्ड की थ्योरी दी थी। ये क्या कह रहे थे? ये इनकी जो थ्योरी थी मैकडोनाल्ड की, वो मैक्स से प्रभावित थी। वो मैक्स वेबर जो हैं
वहाँ से प्रभावित थी और वहाँ की कौन सी थी, रैशनैलिटी, पारदर्शिता की थ्योरी थी कि वहाँ पे जो आप चाहें जैसा चाहें वैसा आपको उसी समय मिल जाए। तो मैकडोनाल्ड की जो थ्योरी थी जॉर्ज रिचर्ड की थी जो मैक्स से प्रभावित थी। वालेस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी था। डोलान का आपका वैश्वीकरण का आशावादी और निराशावादी 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट थे। और गेडिंग्स का टाइम और डिस्टेंस की थ्योरी थी। तो 37 का जो राइट ऑप्शन आ रहा है माइको डोलान। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाज टेकन ग्रांटेड एज द नेचुरल। ठीक है, कि जो अप्रोच दिए गए हैं, जो कि आपको उपागम दिए गए हैं, वो श्रम विभाजन, श्रम लिंग के आधारित विभाजन को माना गया है। किसके उसमें माना गया है, वुमेन इन डेवलपमेंट, WID विड। ये अप्रोक्स 1960 के अंदर स्टैब्लिश्ड हुआ था, इमरज हुआ था। ये क्या हो रहा था, महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए, उनके समग्र विकास में सहायता करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पे उसका एकीकरण हो। ठीक है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे उनका विकास किया जाए। ठीक है, ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वुमेन एंड डेवलपमेंट। आपका वैड क्या कह रहा है, टू गिव स्पेशल अटेंशन, उन सबको स्पेशल अटेंशन दी जाए जो वुमेन रोल निभाती है। ठीक है, उनके रोल होती है एक्सट्रीमली डेवलपमेंट, जो असेसमेंट होता है उनसे रिलेटेड। ठीक है, थर्ड आपका क्या कह रहा है, जेंडर डेवलपमेंट, गैड। जेंडर डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्पायरिंग होती है। ठीक है, एम्पायर हो रही है यहाँ पे वुमेन, एम्पायर, इक्वलिटी, सस्टेन, फ्री फ्रॉम वायलेंस, सपोर्टिव फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। एम्पायर हो रही है, खुद का विकास लेडी खुद कर रही है, गर्ल खुद कर रही है। ठीक है, और जब व्यक्ति खुद का विकास करता है तो वायलेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसका विरोध कर पाता है। और थर्ड आपका जो आ रहा है ऑप्शन, वो आ रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द डेवलपमेंट, पैड। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रैपिडली चेंज होता है आपके साइंटिफिक नॉलेज में टू प्रोविजनल कॉन्सेंस अमंग साइंटिस्ट। ठीक है, जो भी स्टेटस होता है में रैपिडली चेंज हो जाता है, सडन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, कि जहां पे व्यक्ति अपनी स्थिति में सुधार करता है और ग्लोबल लेवल पे अपने को प्रूफ करता है। ठीक है, तो सुधार कैसे करेगा, अपने श्रम शक्ति में सुधार करेगा। पहले महिलाएं सिर्फ घर का काम देखती थी, अब घर के अलावा बाहर का काम भी देखती है, फाइनेंशियली भी देखती है, उनके बहुत सारे स्कोप हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए 38 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा वुमन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंगर ऑफ द कल्चर चेंज। कल्चर चेंज का जो है अग्रदूत नहीं माना जाता, इज नॉट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क। जब कोई व्यक्ति अपनी एक संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के साथ संपर्क बना रही है, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, तो कुछ चीजें अपनी छोड़ रही है, कुछ चीजें उसकी अपना रही हैं। दैट मीन आपका बदलाव तो हो ही रहा है। ठीक है, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी आप एक्सेप्ट करोगे और अपने कुछ छोड़ोगे तब चेंजेस में तो बदलाव होगा ही ना। दूसरा आप क्या क्वेश्चन हो रहा है, रिवोल्यूशन, क्रांति में क्या होता है, जो मौजूदा परिस्थितियां होती हैं, जो स्टेटस होता है वर्तमान समय में, उसके विरोध स्वरूप एक्शन लेना, ये आपका क्रांति हो गया। यानी कि आज तक हम इस तरीके से चला करते थे, अब हमें इस तरीके से चलना है, यानी कि इस परिस्थिति का विरोध करना है। ठीक है, ये आपकी क्रांति हो गई। थर्ड ऑप्शन आ रहा है स्प्रेड ऑफ कल्चर, आपके सांस्कृतिक लक्षणों का प्रसार करना, स्प्रेड करना। कैसे करोगे, जहाँ पे एथनिसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, यानी कि अपनी संस्कृति हो रही है, हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, या यूं मानो आपके वेस्टर्न कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, हमारे में इस तरीके से व्यवहार होता है, हमारे इस तरीके से कपड़ा होता है, ये उठना बैठना होता है, ये रहन सहन का टाइप होता है। और दूसरे लोगों की जो कल्चर है, बाकी के और दोष है, वो इस वाले कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का ये तो प्रसार कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि बदलाव हो रहा है। हो सकता है पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपका सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है ना, बदलाव हो रहा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कल्चर कंडीशनिंग। ठीक है, यानी सांस्कृतिक अनुकूलन। सांस्कृतिक अनुकूलन में क्या होता है कि जैसे भारत आपकी विभिन्न संस्कृतियों का एक समुदाय है, यहाँ पे आपके राजस्थान लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे मराठी, उड़ीसा, हरियाणा, ये वो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सपोज एज एग्जांपल लाइक दैट। तो हम सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो उस एरिया की लैंग्वेज है, वो उस एरिया की लैंग्वेज, और काफ़ी हद तक हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, समझते भी हैं, वहाँ की संस्कृति को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके साथ अनुकूलन बैठा चुके हैं।
ठीक है, कि वो तो उनकी मदर टंग हो गई है ना, आपकी लोकल डायलेक्ट हो गई है, और एक मदर टंग आपकी हिंदी है जिसमें आप बात करोगे। ठीक है, तो जब कल्चरल कंडीशनिंग होती है, आपके संस्कृति का अनुकूलन हो जाता है, तब बदलाव नहीं होता है। बाकी जब हम लक्षणों का प्रसार करेंगे तो बदलाव के लिए ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्रांति भी बदलाव के लिए ही होती है, और दूसरी संस्कृतियों का साथ संपर्क भी इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपने रहन सहन को, अपनी स्टेटस को चेंज कर सके, बदलाव कर सके। 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू आर वालिस द 3 broad categories वर्ड अफर्मिंग, वर्ड रिजेक्टिंग एंड वर्ड अकोमोडेटिंग मूवमेंट आर एसोसिएट विद द विच इज द फॉलोइंग। आर वालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन एंड विश्व समावेशित आंदोलन में से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कह रहा है ए वैल्यू ओरिएंटेड मूवमेंट, मूल्योन्मुख आंदोलन। ये क्या कहता है मूल्योन्मुख आंदोलन? ये कह रहा है कि आपके वर्ड वाइज स्केल पे चेंजेस होते हैं, ऑफन सिंकिंग ए चेंज। ठीक है, देखो आंदोलन क्या होगा, जब आपको कुछ चेंज चाहिए होगा। अब मूल्योन्मुख यानी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी होना चाहिए जिसमें आपका सोशल चेंज हो सके। ये मूल्योन्मुख आंदोलन हो गया। ठीक है, दूसरा आपका जो है न्यू रिलीजियस मूवमेंट, नव धार्मिक आंदोलन। नए धार्मिक आंदोलन में क्या होता है, जो भी स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं वो आपके मॉडर्न कंसेप्ट में आकर के चेंज होने की कोशिश करते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी स्पिरिचुअल आपके ग्रुप्स होते हैं। थर्ड आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो नव सामाजिक आंदोलन आ रहा है, न्यू सोशल मूवमेंट। ये लगभग 1960 के मिड के अंदर पनपा था। इसमें उत्तर औद्योगिक समाज और जो पश्चिमी समाज में जो आंदोलन हुए थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उससे रिलेवेंट था। ठीक है, फोर्थ नंबर का जो मूवमेंट था नवयुविक आंदोलन, ये क्या था, ये लगभग 1970 के दशक के आसपास हुआ। सांस्कृतिक परिवेश यानी कि व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है। ठीक है, उसके पास खुद के लिए बेसिक नीड्स हो गई, जो जिसमें वो पश्चिमी संस्कृति की आलोचना भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत गलत है, यानी कि खुद के लिए एक आंदोलन हो गया। अब क्या कह रहा है कि वालिस के अनुसार 3 प्रकार के जो आंदोलन है, स्वीकृत, अस्वीकृत और समावेशित आंदोलन, वो आपके आए थे धार्मिक आंदोलन में। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा धार्मिक, यानी कुछ चीजें स्वीकार कर ली गई, कुछ चीजें अस्वीकार कर ली गई और कुछ चीजों को आपस में मर्ज कर लिया गया। ठीक है, तो वो एक नया धर्म बन गया, जैसे क्रिश्चियंस हो गए या प्री क्रिश्चियंस जो धर्म आ रहा है आजकल, वो हो गया। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।